Now students, next topic is in fluid mechanics is about the viscosity. So till now in Bernoulli's equation what we have studied was about the non-viscous fluid, means fluid which is non-viscous. What is the meaning of non-viscous fluid? That means उसमें कोई वो बोलते हैं ना, जैसे विस्कस फ्लूइड क्या होता है, जैसे हनी हुआ, फेविकॉल हुआ, ये सब बहुत विस्कस होते हैं, चिकने फ्लूइड, बहुत थिकनेस हो उसको, बहुत स्टिकी जैसा होगा, सो वो होते हैं विस्कोसिटी, विस्कस फ्लूइड. सो बर्नौलीज इक्वेशन में हम नॉन विस्कस फ्लूइड पढ़ते थे, अभी हम विस्कोसिटी पढ़ते हैं, ध्यान रखना. सो विस्कोसिटी में basically viscosity is something like every fluid basically whenever you apply a, first of all what is the definition of fluid, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो fluid is a substance which cannot sustain shearing stress. आप कोई भी फ्लूइड को ऐसे फोर्स अप्लाई करोगे ना तो वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा, मींस टेंजेंशियल फोर्स. सो पहली बात तो जैसे आप फ्लूइड के अपर सरफेस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो वो लेयर मूव होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो नीचे वाली लेयर होगी तो फर्स्ट लेयर, अपर लेयर और उसके नीचे, बिकॉज ऑलवेज फ्लूइड फ्लो लेयर टू लेयर विच इज नोन एज अ लैमिनार फ्लू एंड देयर इज नो इंटरमिक्सिंग बिटवीन अ लेयर. अगर इंटरमिक्सिंग हुआ दैट मीन्स इट्स अ रोटेशनल टाइप ऑफ फ्लो, सो हम उसे नहीं पढ़ते, हम लैमिनार फ्लो पढ़ते हैं. सो फ्लूइड फ्लो लेयर टू लेयर. सो अपर लेवल आगे जाएगा क्योंकि आपने उसे फोर्स दिया है, तो लोअर लेवल और अपर लेवल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा तो वो उसको पीछे पुल करेगा, बट इसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन है तो ये आगे जाएगा तो इसको भी पुल करेगा. But due to that intermolecular force which same act as a friction between the two layer, इसकी velocity थोड़ी कम होगी. तो जैसे जैसे आप यहाँ से नीचे की तरफ जाओगे तो velocity reduce होती जाएगी. और हम इस तरीके की पढ़ाई कर रहे हैं कि नियर द सरफेस, जो सरफेस होगा वहां पे velocity क्या हो जाएगी, जीरो. ठीक है. सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी which is denoted by neta, its MKS unit is decapoise and CGS unit is poise. ध्यान रखना, where one decapoise is 10 poise. ठीक है, ध्यान रखना. MKS unit is decapoise. So एक बार आप टेक्स्ट बुक भी रेफर कर सकते हो ये यूनिट्स के लिए, बट इस लेवल पे तो आपको ये सब पता ही होगा. So what is the coefficient of viscosity? So coefficient of viscosity, जितना ज्यादा coefficient of viscosity होता है उतना फ्लूइड ज्यादा चिकना होता है. मैं बोलूँ कि हनी या वाटर कौन ज्यादा विस्कस है, तो ऑब्वियसली हनी इज मोर विस्कस देन वाटर. ठीक है. So coefficient of viscosity is basically defined as shearing stress upon strain rate. Shearing stress upon strain rate. What is the meaning of strain rate? Strain is change in length. That was tan theta, आपको पता है, ठीक है ना, delta x by delta l upon delta t, that is strain rate. तो ये definition याद रखनी है. उससे जो फॉर्मूला बनता है, डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली बता रहा हूँ, that formula force comes out to be neta a v by l या x जो भी. अब हम इस फॉर्मूला को भी समझेंगे, ये क्या है, neta a v by l, और या तो आप इसको ऐसे भी याद सकते हो, neta a dv by dx. अब ये फॉर्मूला का फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सिंपल, आपको फॉर्मूला ही याद करनी है. ये विस्कस फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन द टू लिक्विड, नीटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एरिया है क्रॉस सेक्शन एरिया, v है वेलोसिटी और l है लेंथ. ठीक है ना. सो दिस इज बेसिकली विस्कस फोर्स. अब इसके क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं, वो मैंने यहाँ दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कब ये यूज करना है और कब ये फॉर्मूला यूज करना है. यहाँ v by l है या dv by dx है. ठीक है, सिंपल, उसको हम लोग देखते हैं. तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर प्लेट of 0.1 meter side move parallel to the second plate with a velocity of 0.1 meter per second, both plates immersed in water. If viscous force is 0.002 Newton and coefficient of viscosity is given, the distance between the plate is, ठीक है, a square plate side move parallel to the second plate. ठीक है ना. एक viscous plate है, ऐसा भी मैं बता सकता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. जैसे सपोज ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ठीक है ना. अब इसके ऊपर देखो, इन दोनों का जो कांटेक्ट एरिया है वो सपोज यहाँ पे ये आइडेंटिकल प्लेट है, इमेजिन करो ये आइडेंटिकल प्लेट ही है. इनका कांटेक्ट स्क्वायर प्लेट का जो 0.1 मीटर साइड है तो एरिया क्या हो जाएगा, 0.1 मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब इन दोनों के ये ऐसे मूव हो रहा है पैरेलल, देखो इसके ऊपर दिख रहा है, पैरेलली मूव हो रहा है. तो अगर ये इसके ऊपर पैरेलली मूव हो रहा है तो इसके इनके बीच में कुछ विस्कस, क्योंकि उसको वाटर में डाल दिया है तो वाटर हैज अ विस्कस प्रॉपर्टी. ऐसा नहीं है कोई वाटर विस्कस नहीं होता है विस्कस कम होता है. सो इट हैज अ विस्कस प्रॉपर्टी. तो ये इसके ऊपर मूव हो रहा है.
तो वही इसमें बताया विस्कस फोर्स इज 0.002 व्हेन द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 0.01 ट्वाइस डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज, तो उनके बीच में जो थिकनेस होगा वो कितना होगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। ठीक है, सो आपको ये वाली फॉर्मूला यूज करनी है इसको। ठीक है, अब देखो सुनना ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, ये जो लास्ट लेयर होता है उसकी वेलोसिटी 0 होती है, इसकी वेलोसिटी v होती है। ठीक है, तो अगर आप dv दिस v चेंज इन वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी माइनस दिस वेलोसिटी, तो यही वेलोसिटी की ये वेलोसिटी 0 हो गई। तो देखो ये जो सपोज इमेजिन करना ये जो ब्लैक वाला है ये लेयर ऑफ ये फ्लूइड है, तो अगर मैं इसके ऊपर ये प्लेट मूव करवाता हूँ, इस प्लेट के ऊपर दूसरा प्लेट मूव कराता हूँ, तो ये जो प्लेट है ये इस लिक्विड के साथ कांटेक्ट में है, तो ये लिक्विड के अपर लेयर की जो वेलोसिटी होगी वही ये प्लेट की वेलोसिटी होगी, और लास्ट लेयर जो होगा लिक्विड का वो रेस्ट पे होगा। ठीक है ना, सो हम लोग क्या करते हैं, देखो एरिया दिया है, नीटा दिया है, एफ दिया है, ए दिया है, डीवी दिया है विच इज इन दिस केस इज 0.01 और थिकनेस dx निकालना है। आप ये भी यूज कर सकते हो, थिकनेस को l ले लो या t ले लो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है ना, सो नीटा ए b बाय थिकनेस l ले लिया, वो l क्या हो गया, थिकनेस हो गया बिटवीन दिस टू प्लेट्स। ठीक है, और वो लेयर वाटर से बना हुआ है। क्लियर, बस तो आप फॉर्मूला में पुट करो तो आपका जो dx आ जाएगा वो आ जाएगा इस फॉर्मूला में पुट कर देने का। f पता है, नीटा पता है, a पता है, v पता है, तो ये आपको थिकनेस पता चल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर स्टूडेंट्स। तो जैसे इस वाले क्वेश्चन में ये थिकनेस हो गया l, ये अपर लेयर की वेलोसिटी और लास्ट लेयर की वेलोसिटी क्या है 0। ठीक है, इस हिसाब से तो आपका रिस्पेक्टिव आंसर आता है। देखो तो दूसरा क्वेश्चन मैं करता हूं, ऐसा आपको एक क्यूब दिया हुआ है, ये क्यूब रखा है, मैं क्यूब जैसे ही स्ट्रक्चर बना देता हूं। ठीक है, और क्यूब और ये जो जैसे मान लो ये अपन न्यूटन लॉ में पढ़ते तो ये जी साइन थीटा से नीचे आता है बराबर, एक्सेलरेट होके। लेकिन अब ये क्यूब और इसके बीच में एक लिक्विड है जिसकी थिकनेस ये रेड पेन से बनाया है मैंने, इसके ऊपर मतलब या इमेजिन करो ग्रीस लगा के रखा है या कुछ ऐसा लगा के रखा हुआ है। ठीक है ना, इसकी थिकनेस है सपोज T इज द थिकनेस। ठीक है, ये L इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा L क्यूब, सो बेस एरिया क्या हो जाएगा L स्क्वायर। ये जो एरिया है बेस एरिया जो कांटेक्ट में है वो कितना हो जाएगा एरिया L स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें ऐसा बोला है दिस ब्लॉक इज मूविंग डाउन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ब्लॉक इज मूविंग डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऐसा बोला है। ठीक है, तो अगर ऐसा केस देंगे मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। ठीक है, सो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा होगा mg sin थीटा, उसको बैलेंस कौन कर रहा होगा, बिकॉज कांस्टेंट वेलोसिटी तो नेट फोर्स 0 होगा तो वही कांस्टेंट वेलोसिटी होगा, उसको ऑपोजिशन में बैलेंस कौन कर रहा होगा विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स कितना है नीटा ए, ए कितना एरिया कांटेक्ट में है लिक्विड के साथ L स्क्वायर, v बाय L, v क्या है v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, और L यहाँ पे L है या थिकनेस है, थिकनेस दिया है तो L मतलब कैंसिल मत करना, ये थिकनेस है थिकनेस। ठीक, बस ये आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं, वेलोसिटी पूछेंगे v निकाल सकते हो आप कौन सी वेलोसिटी से नीचे आ रहा है। ध्यान रखना ये L क्या होता है थिकनेस होता है, ये इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो यहाँ लिखते हैं, ये L है। सपोज मान लो अब इमेजिन करो यहाँ की वेलोसिटी v1 होती, यहाँ की वेलोसिटी v2 गिवन होती, तो ये L होता और ये v2 माइनस v1 होता। लेकिन अपन यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन में क्या हो रहा था, अपर प्लेट मूव हो रहा है लेकिन नीचे वाला प्लेट नहीं मूव हो रहा है, वो रेस्ट पे है, इसीलिए दिस माइनस दिस किया तो एक ही वेलोसिटी आई थी, वेलोसिटी डिफरेंस नहीं हुआ। तो ये चीज याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन में दो टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लो इसको। Now next topic is Reynolds number. Basically Reynolds number denoted by Nr and it is defined as viscous force upon inertial force
viscous force upon inertial force, and it comes out to be rho vd by neta. This is basically your formula for Reynolds number. Now what is the meaning of Reynolds number? Whenever fluid is flowing, okay, where rho is this density of fluid, v is a velocity of fluid, means this fluid की velocity change होती है depend upon the pressure difference on both sides. d is a diameter of a tube in which it is moving. d is a diameter of tube. तो आपको density of tube देंगे, density of fluid देंगे, diameter of tube दे देंगे, velocity of fluid दे देंगे और नीटा देंगे suppose viscosity of fluid. तो अगर Reynolds number आपका ध्यान रखना, if this Reynolds number is less than 1000, then that type of a flow is laminar, means that type of a flow is streamline flow. ठीक है, ये याद रखना है. फिर if your Reynolds number lie between 2000 and 1000, so it is a mixed type of flow. And if your Reynolds number is greater than 2000, then it is a rotational flow. Rotational or turbulent flow बोलते हैं इसे, turbulent flow. ठीक है, सो आपका ऐसा डेटा गिवन होगा, डेटा के हिसाब से आप क्या करोगे, ये रेनॉल्ड्स नंबर निकालोगे और आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का फ्लूइड फ्लो हो रहा है. ठीक है, नोट डाउन कर लो इसे, रेनॉल्ड्स नंबर को भी. Now next topic in viscosity is about a Stokes law. ठीक है ना, what is the meaning of Stokes law? Suppose इसका फॉर्मूला ध्यान रखना किस टाइप से आता है. Suppose if density of substance is greater than density of liquid, okay, and suppose this is a large column of liquid, the density of liquid is rho L, and this density of substance is put in it. So इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ये सिंक होगा, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल सिंक होगा तो नीचे मूव होना स्टार्ट होगा. तो इस पे नीचे वेट लग रहा होगा विच इज mg, ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा होगा विच इज rho L होल वॉल्यूम इनटू g, बिकॉज दिस इज गोइंग टू सिंक, तो पूरा पानी के अंदर ही है. ठीक है ना, बट जैसे ये मोशन कर रहा होगा तो एक ऑपोजिशन में फोर्स लग रहा होगा विच इज विस्कस फोर्स. दिस फोर्स इज 6 पाई नीटा rv. ध्यान रखना, ठीक है ना. दिस इज बेसिकली गिवन बाय स्टोक्स एंड इट इज ओनली गिवन फॉर अ स्फीयरिकल बॉडी. This viscous force act always in the opposite direction of velocity, so it is negative of proportional to negative of velocity. ध्यान रखना, it is always proportional to negative of velocity. Suppose आप स्विमिंग कर रहे हो, बहुत तेज स्विमिंग कर रहे हो तो ऑपोजिट में फोर्स लगता है, that is known as a viscous force. ठीक है ना, it's same thing like an air drag force. So तो आप ध्यान रखना, इनिशियली क्या होगा इस सिस्टम में, इसका क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं बताता हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या हो सकते हैं, ये वाली वैल्यू चेंज करके दे दें तो फॉर्मूला पूरी चेंज हो जाएगी, इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए. इनिशियली क्या होगा, ये नीचे मूव कर रहा होगा विथ एन एक्सेलरेशन a, तो उस समय वेट इज इक्वल टू, वेट इज ग्रेटर देन मींस वेट माइनस विस्कस फोर्स प्लस अपथ्रस्ट इज इक्वल टू ma होगा. फिर क्या होगा, इसकी एज ही नीचे एक्सेलरेट होकर मूव हो रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो विस्कस फोर्स इंक्रीज हो रहा होगा. विस्कस फोर्स क्यों इंक्रीज हो रहा होगा, कि ऑपोजिशन वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी. ठीक है ना, बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होगा. तो एक ऐसा टाइम आएगा कि दिस बॉल इज मूव डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी व्हिच इज कांस्टेंट, दैट इज नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी, और हमको वही फाइंड आउट करनी है. तो टर्मिनल वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, जब वेट इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर देगा. वेट कितना है mg, व्हिच बैलेंस विस्कस फोर्स प्लस दिस बॉयॉन फोर्स. ठीक है ना, सो मास को क्या लिख सकते हो, डेंसिटी ऑफ होल सब्सटेंस इनटू वॉल्यूम एंड 6 पाई नीटा rv प्लस rho L vg. वॉल्यूम को यहाँ पे क्या लिख सकते हो, देखो 6 पाई नीटा rv rho s माइनस rho L होल वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब इनटू g. तो आपकी जो टर्मिनल वेलोसिटी आएगी इसको सॉल्व करने से, दिस vt वो आ जाएगा 2/9 नीटा r स्क्वायर g rho s माइनस rho L. ये आंसर आएगा, ये आंसर याद होना चाहिए, ध्यान रखना.
इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज सपोज दिस इज अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस r, दिस इज अनदर रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस r, both merge to form a bigger drop of radius capital R. This is moving with the velocity of 5 centimeter per second. This is also moving with the terminal velocity of 5 centimeter per second. Now what is the volume of this, what is the velocity of this bigger drop? तो आप देखो ये इसकी टर्मिनल वेलोसिटी पता है, मर्ज हो गए, पर टर्मिनल वेलोसिटी में इन सब में क्या चीज सेम रहा, 2 9 नीटा g rho s मतलब डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस मींस डेंसिटी ऑफ दिस ड्रॉपलेट, और rho l मतलब सराउंडिंग में लिक्विड की जगह क्या हो गया, एयर हो गया रेन ड्रॉप के लिए। तो जो vt इस केस में प्रोपोर्शनल में आया टर्मिनल वेलोसिटी में, वो प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर ही आया, देखो बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। क्लियर? सो एक तो होगा वॉल्यूम कंजर्वेशन, यहाँ पे दोनों का वॉल्यूम मर्ज हो जाएगा, बड़ा वॉल्यूम बनेगा 4/3 पाई r क्यूब प्लस 4/3 पाई r क्यूब इज 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, 2r क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब। तो ये रिलेशन बना आपका, r अपॉन दिस r कैन बी रिटन एज 2⁻⁴। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इसकी पता है, सो v डैश अपॉन v इक्वल टू r अपॉन r द होल स्क्वायर, है कि नहीं? यू नो दिस v कितना है 5, r अपॉन r कितना थी, ये r अपॉन r कितना है 2⁻⁴ द होल स्क्वायर, सो 5 into 2⁻²/2/3 आंसर आ गया। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं विस्कस फोर्स में। एक तो ये पूछेंगे, ठीक है, दूसरा आपको ये पूछेंगे टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेंसिटी, और दूसरा एक ऐसा भी पूछ सकते हैं विस्कस फोर्स को ही चेंज कर दिया, अब टर्मिनल वेलोसिटी बताओ, जैसे विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v, तो टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, तो विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, तो यहाँ पे सब जगह v स्क्वायर हो जाएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट में चला जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। तो ये नोट कर लो इस क्वेश्चन को, इस थियरी को, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 2/9 नीटा इंटू r स्क्वायर g rho s माइनस rho l, ठीक है। तो ये विस्कोसिटी अपना कंप्लीट हुआ। Now next topic is last topic of fluid mechanics, which is surface tension. So surface tension is basically a property of a fluid. This जो property होती है surface tension में क्या होता है, ध्यान रखना। सबसे पहले हमको तो force due to surface tension पढ़ना है, ठीक है ना। तो it is a property of fluid, ध्यान रखना। अब ये होता क्या है, सबसे पहले कैसे प्रोड्यूस होता है, force due to surface tension क्या है, इसको पहले देखते हैं। देखो सबसे पहले कि सपोज एक कंटेनर में आपने फ्लूइड फ्लूइड लेके रखा है, सपोज वो वाटर ही है फॉर एग्जांपल, तो जितने मॉलिक्यूल इनसाइड द वाटर होंगे, जैसे ये मॉलिक्यूल इनसाइड द वाटर है, तो नेबरिंग मॉलिक्यूल उसको क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है विच इज इनसाइड द वाटर, उस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो जीरो लगेगा। नेट फोर्स जीरो लगेगा तो वो हाईली स्टेबल होगा, बिकॉज फोर्स जीरो है तो इक्विलिब्रियम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा। समझ में आई बात आपको? मैंने स्टेबिलिटी में समझाया था आपको पोटेंशियल एनर्जी कॉन्सेप्ट इन वर्क बाय एनर्जी। सो इफ नेट फोर्स इज जीरो देन इट इज हाईली स्टेबल बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम, सो स्टेबिलिटी काफी मेंटेन होगी, सो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, तो वो फ्रीली इनसाइड द लिक्विड मूव कर रहा होगा। लेकिन जो मॉलिक्यूल ऑन सरफेस है, देखो जो मॉलिक्यूल ऑन सरफेस है उसको ये नियर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स तो लग रहे हैं, ठीक है, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहे हैं, तो ये इसको अंदर ले जाने की कोशिश करेंगे, पर सारे मॉलिक्यूल अंदर जा नहीं सकते, जगह होती नहीं है, तो वो सरफेस पे रहेंगे, तो इस पे नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लगेगा। नेट फोर्स लग रहा है तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, तो हाईली अनस्टेबल होगा, दैट मीन्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। सो जो सरफेस पे होते हैं उनकी मैक्सिमम एनर्जी होती है, ठीक है। सो अब यहाँ पे ये जो नेबरिंग यहाँ के भी कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, उसको मैं रेड पेन से बताता हूँ आपको, तो आपको आइडिया आएगा। ये वाले मॉलिक्यूल्स इनको अट्रैक्ट कर रहे होंगे नेबरिंग, ऐसे तो बहुत सारे कर रहे, पर ये सरफेस वाले रेड बताया। तो जैसे अब मैंने ये बहुत सारे मॉलिक्यूल, ये टॉप व्यू बताया इसका, ऊपर से अगर आप देखो तो ये देखो ये मॉलिक्यूल्स है, ठीक है,
इनको ये नेबरिंग मॉलिक्यूल अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये मैंने टॉप व्यू बताया, इसका टॉप व्यू, जैसे ये ए मॉलिक्यूल है तो ये ए मॉलिक्यूल है और ये दो लाइन है ऊपर से, तो नेबरिंग उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो एक आप एक हाइपोथेटिकल लाइन बना दो सरफेस पे, तो ऐसे जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस में हैं तो नियर बाय मॉलिक्यूल उनको क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट कर रहे होंगे, नियर बाय मॉलिक्यूल मतलब ऑन सरफेस। सो फोर्स ऑन वन साइड ऑफ दिस लाइन इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर आप ये लाइन को इंक्रीज कर दोगे तो लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। सो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो होता क्या है, ये जो मॉलिक्यूल सरफेस पे होते हैं नेबरिंग मॉलिक्यूल उनको ऐसे पुल करते हैं, उसके वजह से एक सेल मेम्ब्रेन टाइप स्ट्रक्चर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर लेयर बन जाता है, ठीक है ना। सो वो जो एक खिंचाव सा बन जाता है, ये ऐसे ही बनता है कि हम बहुत सारे लोग चद्दर लेके खड़े रहे, चादर जो होती है, और उसको सबको पुल करें और एक आदमी बीच उस चद्दर पे जाके खड़ा हो जाए, तो कैसे ऐसे खींचा, आपको चद्दर को खींचना ही पड़ेगा, तो एक स्ट्रेच्ड स्ट्रक्चर बन जाता है, स्ट्रेच्ड स्ट्रक्चर। सो वो, और कोई उसके ऊपर चलेगा तो वो चद्दर कैसी होगी, देखा होगा आपने, उसके ऊपर ऐसे फुटप्रिंट्स पड़ते रहेंगे, ऐसे जहां जहां जाएगा तो पता चलेगा वो वहां पर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही वाटर के ऊपर भी बनता है, आप उसको फील देख भी सकते हो। जैसे सपोज कोई मॉस्किटो या इंसेक्ट वाटर के ऊपर हो तो आप उसके लेग्स को देखोगे तो एक ऐसा स्ट्रेच स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, जहां पे उसके फुटप्रिंट्स भी आपको फुट भी दिखेंगे कैसे वहां पे बेंड हो गया होगा, ठीक है ना। सो दैट इज ड्यू टू सरफेस टेंशन। सो दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ and force due to surface, if force is proportional to length, so the constant is known as surface tension and force due to surface tension is T into L. So surface tension is F upon L, ध्यान रखना, ठीक है। So this is the force due to surface tension. तो अब इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, देखो ये एक नया फोर्स हुआ, अब कैसा क्वेश्चन आएगा, सपोज एक डिस्क है इनसाइड अ वाटर और ऑन द वाटर, इट इज नॉट सिंक, इट इज ऑन द टॉप ऑफ अ वाटर, वाटर है या हनी है, जैसे हनी के ऊपर आपने हनी के ऊपर एक सर्कुलर डिस्क जैसा स्ट्रक्चर रख दिया, ठीक है ना। अब आपको उसको पुल करना है, ये आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक प्लेट में हनी लिया तो वो हनी की बॉटल आती है, कोई भी हनी की बॉटल आती है, जैसे डाबर हनी आता है और ऑर्गेनिक हनी आता है, तो आपने देखा होगा उस बॉटल के अंदर वो एक जैसे कार्डबोर्ड जैसा सर्कल होता है, उस सर्कल को हनी प्लेट में डाल दो और उस सर्कल को डिस्क को पुल करने की कोशिश करो, तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है उसको डिटैच करने के लिए, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखो ध्यान रखना आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये डिस्क है, ये डिस्क की लेंथ कितनी हो जाएगी, सर्कमफरेंस L 2πr है ना, L into T दैट इज फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो उसको होल्ड करके रखा है, प्लस वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो इतना फोर्स रिक्वायर्ड टू डिटैच दिस डिस्क फ्रॉम द लिक्विड। सेम वे जैसे अगर एक ये पिन है, पिन ऑन अ लिक्विड, ठीक है, तो ये पिन का कितने, देखो ये जो ये जैसे ये पिन है, ध्यान रखना, फॉर एग्जाम्पल ये पिन को मैंने वाटर सरफेस पे रखा ऐसे, ठीक है, अब इसको इससे डिटैच करना है, तो कितना लेंथ है इसके साथ अटैच, जो लिक्विड इसके साथ अटैच्ड होगा, देखो एक यहाँ से लिक्विड अटैच्ड होगा, जब आप इसको पुल करोगे ना तो पूरा एक ऐसा कॉलम जैसा ऊपर जा रहा होगा, ठीक है, ऐसे पुल करोगे ना तो यहाँ से एक लिक्विड स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ से एक लिक्विड, ये पूरा ऐसा लिक्विड होगा ऐसे पुल करोगे तो ये TL फोर्स, ये TL फोर्स, मतलब 2TL ऊपर के कितना फोर्स रिक्वायर्ड है टू डिटैच इट, 2TL प्लस वेट ऑफ दिस नीडल, और ठीक है ना, इतना फोर्स रिक्वायर्ड है टू डिटैच इट। तो ऐसे आपको पूछ सकते हैं कि हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डिटैच दिस डिस्क फ्रॉम द सरफेस, क्लियर। सो ये कुछ ऐसे फोर्स हो गए, सरफेस टेंशन फोर्स। अब आते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट अ सरफेस टेंशन के। तो जो भी वर्क डन, इसका मैं डेरिवेशन तो नहीं करा रहा लेकिन डायरेक्टली बताता हूँ। So what is the work done against a surface tension? It is always T delta A. Now what is the meaning of T delta A? देखो students, let's suppose एक ये thin film है, this is a thin film, a soap thin film। जैसे ये rectangular आपने for example frame ले लिया, उसको thin उस rectangular frame को massless imagine करते हैं, उस rectangular frame को आपने water soap solution में डाल के निकाल लिया, तो एक रेक्टेंगुलर फ्रेम बनेगा सोप सॉल्यूशन का, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, इसको पुल कर रहे हो बाय अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स, पुल करके आपने क्या किया, इतना सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया, तो कितना वर्क डन किया होगा अगेंस्ट अ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन अंदर लग रहा होगा, तो दैट वर्क डन कम्स आउट टू बी T डेल्टा A।
ध्यान रखना दैट वर्क डन कम्स आउट टू बी टी डेल्टा ए। तो अब आपने इसको पुल किया, पुल करके सपोज ये ओरिजिनल एरिया इतना था, अभी आपने इतना एरिया नया क्रिएट किया, ठीक है। सो सपोज ये लेंथ L है, ये X है, आपने जो एरिया क्रिएट किया, तो कितना न्यू एरिया क्रिएट हुआ LX। अब वो LX यहाँ भी क्रिएट हुआ और पीछे भी क्रिएट हुआ, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा। तो टोटल एरिया आप क्या लिखोगे, ध्यान रखना, टोटल एरिया, इनिशियल एरिया, जो एरिया इंक्रीज कितना हुआ 2LX, LX यहाँ का और पीछे का, क्योंकि जब आप सरफेस को इंक्रीज करोगे, इसका पहले फ्रेम इतना था, तो एज हमेशा एक चीज ध्यान रखना, दिस सरफेस टेंशन फोर्स ऑलवेज ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट द बॉडी। जैसे आपने पानी को कहीं पे सरफेस पे डाल दिया तो पानी कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा। क्यों कॉन्ट्रैक्ट होना चालू हो जाएगा, बिकॉज जो भी मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे। जैसे वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे, क्यों अंदर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरफेस पे अनस्टेबिलिटी है, तो वो अंदर जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए पानी सिकुड़ता है। फिर लेकिन सारे मॉलिक्यूल तो अंदर जा नहीं सकते, तो जो मॉलिक्यूल सरफेस पे रह गए उनकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रह गई, वो हाईली अनस्टेबल रह गए, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे भी जो मॉलिक्यूल ऑन सरफेस है वो अंदर जाने की, कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो आपने क्या है कि ये स्ट्रक्चर बनाया है फ्रेम, और यहाँ पे एक पुली जैसा बनाया है, और यानी एक होल्डर बनाया है, और इसको आप पुल कर रहे हो, तो ये सरफेस इंक्रीज हो रहा है। तो आप जो फोर्स लगा रहे हो उससे ये सरफेस, और एक जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे इनिशियली इस टाइप से था कुछ, सपोज लेयर, अब आपने उसे पुल करके ऐसा कर दिया, तो ये नया एरिया प्रोड्यूस हुआ। अब ये एरिया और ये एरिया दो प्रोड्यूस हुए ना एरिया, इसीलिए 2LX लिखा है। आपको समझ में आया, इसीलिए अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है 2LX। अब जैसे देखो, अब आपको ऐसा क्वेश्चन में कि ये एक फ्रेम है, सोप सॉल्यूशन का ही फ्रेम है, R रेडियस का, उसको एक्सपांड कर दिया गया, एक्सपांड करके रेडियस अब कैपिटल R हो गया। तो ये ओरिजिनल रेडियस R था, अब रेडियस कैपिटल R हो गया, तो इतना एरिया इंक्रीज हुआ है। सो व्हाट इज द वर्क डन अगेंस्ट अ सरफेस टेंशन, सो वर्क डन अगेंस्ट अ सरफेस टेंशन इज T into डेल्टा A आता है। डेल्टा A क्या हो जाएगा, what is change in the area, what is the final area 4 pi r square, what was the initial area 4 pi small r square। ये स्ट्रिप जितना जो एरिया है वही इंक्रीज इन द एरिया हुआ, लेकिन यहाँ आगे भी हुआ होगा पीछे भी हुआ होगा, इसलिए यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2। सो दिस इज द आंसर। सो इस टाइप से आपको याद रखना है क्वेश्चन को, ध्यान रखना वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन पे। अब आगे अपन क्वेश्चंस और देखते हैं, ठीक है ना, इसे नोट डाउन कर लो। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये है स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप का एग्जांपल। सेम ये आता है एग्जांपल वर्क डन अगेंस्ट सरफेस टेंशन के अंदर, जो अपन ने डिराइव किया अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, विच इज T डेल्टा A। अब इसमें कैसा है, देखो ध्यान रखना, ये एक बिगर ड्रॉप है, इसके दो केस होंगे, या तो बड़े ड्रॉप में से n नंबर ऑफ ड्रॉप बनेंगे, n नंबर ऑफ ड्रॉप में से बड़ा ड्रॉप बनेगा। अब कैसे कैसे क्वेश्चन इनमें पूछ सकते हैं वो सारे मैंने यहाँ दिए, 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन, 5 टाइप ऐसा बोल सकते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, तो सपोज एक बिगर ड्रॉप में से n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट बनते हैं, तो n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट बनते हैं तो बहुत सारे सरफेस क्रिएट हो जाएंगे, सरफेस क्रिएट हो जाएंगे, तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। इसका सरफेस एरिया कितना है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, इसका सरफेस एरिया कितना है 1 का 4 पाई R स्क्वायर, तो ऐसे n है तो n into 4 पाई R स्क्वायर, तो सरफेस एरिया बढ़ गए क्योंकि बहुत सारे स्मॉल स्मॉल सरफेसेस क्रिएट ये ड्रॉपलेट क्रिएट हो गए। तो ऐसे में इंटरनल एनर्जी अगर यूज्ड हो जाती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो एक ऐसा क्वेश्चन बनता है कि टेम्परेचर डिक्रीजेस व्हेन n number of droplets are formed, या from bigger drop a smaller droplet are formed, so temperature decreases। पहला तो ये थियोरेटिकल क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। अब कितना वर्क डन हुआ, तो इसका एरिया ज्यादा इसका एरिया कम, सो वर्क डन इज T डेल्टा A। तो T इसका एरिया कितना है n into 4 pi r square minus 4 pi r square, आंसर सिंपल, ठीक है। तो ऐसा न्यूमेरिकल आंसर होगा, आपको नंबर ऑफ ड्रॉपलेट दिया होगा, R कैपिटल R इसका दिया होगा, स्मॉल r दिया होगा, T दिया होगा, आंसर आएगा। अदरवाइज n r में कुछ मिसिंग है तो आप यहाँ से भी एक रिलेशन निकाल सकते हैं, वॉल्यूम कंजर्वेशन होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई r क्यूब, और इसका कितना होगा n into 4/3 पाई r क्यूब। तो इससे आपको एक रिलेशन मिल जाएगा, r क्यूब इज इक्वल टू n स्मॉल r क्यूब, तो ये रिलेशन भी एक मिलता है। तो ये दोनों इक्वेशन को आप रिलेट कर सकते हो। एक तो ये क्वेश्चन हो गया डायरेक्टली, सपोज
कैपिटल आर का रेडियस गिवन है, स्मॉल आर का रेडियस गिवन है, एन नहीं गिवन है तो यहां से एन निकाल दो, यहाँ एन डाल दो, आर आर 4 पाई टी सब पता होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कंपैरेटिव एग्जाम में सीधा ऐसा ऑप्शन, 4 ऑप्शन में ऐसा हो तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, टी डेल्टा ए, तो टी डेल्टा ए ये है, इसमें यहाँ से एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी तो ये आंसर आ जाएगा 4 पाई टी आर क्यूब इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, याद रखना है। ठीक है, कैसे आएगा, यहाँ से एन की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, हाउ मच टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, तो टेम्परेचर कितना डिक्रीज हुआ। सो देखो ये वर्क डन निकाला, वर्क डन जूल में होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर आपको पता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है मतलब उसमें से हीट बाहर आ गया, तो हीट एनर्जी होती है ms डेल्टा थीटा, where delta theta is change in temperature, s is a specific heat of this liquid या जो भी फ्लूइड होगा, और m is mass of this fluid। ठीक है, सो मास ऑफ, तो दिस वर्क डन को इक्वेट किया है, वर्क डन इज ms डेल्टा थीटा इनटू j, बिकॉज ये ms डेल्टा थीटा कैलोरी में होता है, ये हम नेक्स्ट थर्मल प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन ms डेल्टा थीटा कैलोरी में होता है, j जूल में होता है वर्क डन। सो मास को डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख दिया, वॉल्यूम को 4/3 पाई r क्यूब लिख दिया, तो अपना आंसर आता है 3t upon rho js into 1 upon r minus 1 upon capital R, this much temperature is decreased। और अगर इसमें से ये बड़ा फॉर्म होता है तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ये ध्यान रखना, उल्टा होगा तो कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इतना, कितना वर्क डन हुआ होगा, इतना, सब आंसर सेम है, बस आपको ये याद रखना है यहाँ से यहाँ है तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है, और यहाँ से यहाँ है तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, ठीक है ना, 3t अपॉन रो जे एस इंटू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, क्लियर। फिर उसके बाद अगर सपोज ये n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट एक बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट होता है और मान लो टेम्परेचर की जगह वो मूव होना स्टार्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है, तो उसकी वेलोसिटी पूछेंगे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बिगर ड्रॉप, तभी आंसर याद होना चाहिए अंडर रूट ऑफ 60 अपॉन रो इंटू 1 माइनस आर अपॉन 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। ठीक है ना, तो ये वाला आंसर भी याद आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ बोला इनफॉर्मेशन। सपोज ये सब ड्रॉप बना के बड़ा ड्रॉप बना एंड इंस्टेड ऑफ टेम्परेचर इंक्रीजिंग वो वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया, सो कितनी वेलोसिटी होगी इस बड़े ड्रॉपलेट की, सो आंसर है अंडर रूट ऑफ 3t अपॉन रो इनटू ब्रैकेट 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन कैपिटल r। ठीक है, नेक्स्ट इसका भी डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। जैसे आपने देखा होगा सोप सॉल्यूशन लेके उसमें एक स्ट्रॉ डाल के आप एयर ब्लो करो तो बहुत सारे बबल बनते हैं। ठीक है ना, तो सपोज ये एक बबल है या ड्रॉप है, ड्रॉप और बबल में क्या फर्क होता है, बबल में अंदर खाली होता है, हॉलो कैविटी होती है, और बाहर भी कुछ नहीं होता, तो एक लेयर ही होता है, और ड्रॉप अंदर से भरा हुआ होता है, जैसे ड्रॉप वाटर ड्रॉपलेट है तो अंदर से पूरा भरा हुआ होगा, सॉल्ट मैटर होगा अंदर, बाहर कुछ बाहर सराउंडिंग होगा। ठीक है ना, सो ध्यान रखना। तो अगर इस बबल को आप ब्लो करते हो, एयर ब्लो, थोड़ा उसका रेडियस इंक्रीज करते हो बाय कीपिंग फोर्स कांस्टेंट, सो व्हाट इज द प्रेशर डिफरेंस, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर, इनसाइड प्रेशर ज्यादा होगा, इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर कम्स आउट टू बी 4t बाय r, और वही अगर ड्रॉप है तो इनसाइड प्रेशर माइनस आउटसाइड प्रेशर इज 2t बाय r, बिकॉज जो ड्रॉप होता है उसमें एक ही फ्री सरफेस होता है बाहर का, लेकिन जो बबल होता है उसमें दो फ्री सरफेस होते हैं, एक अंदर का भी और एक बाहर का भी, इसीलिए इसमें आंसर 4t बाय r आता है, इसमें 2t बाय r आता है। और एक चीज याद रखना, अगर बबल, ठीक है ना, बबल इनसाइड अ कंटेनर है और यहाँ पे बहुत, यहाँ फ्लूइड है, तो इसका एक ही फ्री सरफेस होगा, तब उसका आंसर होगा p inside minus p outside is 2t by r, although it is bubble but it has only free surface which is inside। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एक्सेस प्रेशर याद रखना कि इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर कितना होता है, नोट डाउन कर लो, इसका एग्जांपल बताता हूँ फिर तो इसके बाद। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे देखो खासकर ये फॉर्म क्वेश्चन होता है, दो बबल हैं आपके साथ पास, ठीक है ना, यहाँ पे ये एग्जांपल है, इसमें खासकर पूछते हैं एग्जाम में, विच इज एग्जांपल ऑफ रेडियस ऑफ इंटरफेस, के एक बिग बबल है और एक स्मॉल बबल है, दोनों मर्ज अगर होते हैं तो उनका जो इंटरफेस होता है वो इस तरीके से नहीं दिखेगा आपको, थोड़ा ऐसा दिखेगा, ऐसा। तो यहाँ का प्रेशर थोड़ा ज्यादा होगा, यहाँ का प्रेशर कम होगा, क्योंकि यहाँ कॉन्केविटी है, देखो, ठीक है ना,
जैसे यहाँ पे इनसाइड प्रेशर ज्यादा है, ये ऐसे पुश कर रहा है तो ये कर्व्ड इसकी तरफ है, ठीक है, कॉन्केव पार्ट। तो सेम वे ऐसे ही देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें ध्यान रखना रेडियस ऑफ इंटरफेस पूछते हैं, इसका रेडियस बोलेंगे, इसका रेडियस पूछेंगे, दिया होगा व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस इंटरफेस, ये इंटरफेस का रेडियस पूछा होगा, सो दैट इज r1 r2 upon r2 minus r1, सिंपल, ठीक है, याद रखना है। दूसरा आपको एक फॉर्मेशन ऑफ सिंगल ये पूछेंगे, मैंने यहाँ ड्रॉप लिख दिया, यहाँ आएगा बबल, ठीक है, एक बबल है ए रेडियस का, दूसरा बबल है ए रेडियस का, दोनों मर्ज हो गए अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, और एक नया बबल बनाया जिसका रेडियस सी है। तो आपको सरफेस टेंशन पूछा होगा कि सरफेस टेंशन कितना है, सो ध्यान रखना बिकॉज दिस इज डन अंडर एन आइसोथर्मल कंडीशन। सो सरफेस टेंशन आपका जो टी आ रहा है दैट इज पी नॉट इंटू सी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन 4 इंटू ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्मूलाज याद रखनी है, ये क्वेश्चन से मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ, काफी बड़े, इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, इसका छोटा है पर कोई मतलब नहीं है, ये फेमस फॉर्मूला है, आपको याद हो जाना चाहिए, नोट डाउन कर लो इसको। Now last topic of surface tension is capillarity and capillarity rise. Now capillarities क्यों होते हैं, या capillary rise हम पढ़ते क्यों हैं? यहाँ पे अभी तक हमने जो surface tension में देखा that was basically a intermolecular force which was between a force between the two same molecules, so which is as it is known as an adhesive cohesive force. But here whenever you put water inside some container or any liquid in some container, then on the edge, on the surface, in contact with the container, there is an adhesive force between the molecules of that liquid and the molecules of the container. So there is an adhesive force. So due to that adhesive force, some this concavity type of a thing is formed, or this type of a structure is formed in a liquid. So सबसे पहले आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, देखते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। देखो स्टूडेंट्स, सपोज ये ट्यूब है, ठीक है ना, दिस कैपिलरी मतलब इट्स रेडियस इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू लार्ज दिस लेंथ, इट्स अ स्मॉल फाइन बोर ट्यूब, ठीक है ना, बहुत छोटी पतली ट्यूब होगी जिसका ये भी कैपिलरी जैसा नहीं हुआ, इसका तो रेडियस काफी बड़ा है, रेडियस बहुत कम होना चाहिए, ध्यान रखना। देन व्हाट इज मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट? एंगल ऑफ कांटेक्ट इज बेसिकली the tangent what we make, the tangent between the angle between the tangent of meniscus formed and the surface which is inside the liquid is known as angle of contact, ठीक है। the tangent जो भी हम tangent बनाते हैं वो tangent, the angle between the tangent of meniscus and the surface which is inside the liquid. So यहाँ पे एक meniscus form होता है। meniscus formation क्यों होता है, उसका रीजन है meniscus formation का, हमारे बुक में नहीं दिया हुआ है, जस्ट मैं ऊपर से आपको बता देता हूँ थोड़ा कि because of the intermolecular force between this water molecule and surface, ये इस तरीके से पुल करता है, ये जो adhesive force पुल करेगा इस लिक्विड को, तो लिक्विड पुल करेगा तो ये जो सरफेस है ये स्ट्रेट की जगह ये ऐसे हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे अंदर से पुलिंग होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्स एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, तो इसीलिए ये इस तरीके से बेंड हो जाते हैं। तो ये जो एंगल होता है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। सो वाटर को अगर आप ग्लास में डालते हो तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो आएगा ये एक्यूट एंगल बनेगा। वही वाटर को सिल्वर कंटेनर में डालोगे, सिल्वर कंटेनर में, ठीक है ना, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री होगा, ठीक है। और वही अगर आप मर्क्यूरी को ग्लास में डालोगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ये जो होगा मोर देन 90 डिग्री, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होगा, ठीक है। सो यहाँ पे कॉनकेव मेनिस्कस बनेगा, यहाँ कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा, ध्यान रखना, यहाँ पे कॉनकेव बनेगा, यहाँ पे कॉन्वेक्स बनेगा, और यहाँ पे नो मेनिस्कस बनेगा, कोई भी मेनिस्कस नहीं बनेगा, ठीक है ना। सो यहाँ पे चेक करना, व्हेनेवर, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे वेट होता है, यहाँ नो वेट होता है, यहाँ पे भी नो वेटिंग होता है, ठीक है ना। दैट मीन्स व्हेन यू पुट अ वाटर इनसाइड अ कंटेनर, इनसाइड दिस ग्लास, सो होता क्या है कि जब आपको वाटर को कांच के ग्लास में से निकाल दो तो अंदर पानी चिपका हुआ होगा, इसीलिए वो वेट करेगा सरफेस को, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, बिकॉज मोर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा या एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो पानी चिपका ही होगा। दूसरा, यहाँ पे नो मेनिस्कस होगा तो यहाँ पे वेटिंग कम होगी, मतलब नो के बराबर होगी, जिसमें थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। देखो ये 90 डिग्री है थीटा,
जैसे आप कोई पानी पीते हो इन सिल्वर कंटेनर ग्लास, बोलते हैं ना सोने चांदी के ग्लास में पानी पीना, और पानी को निकाल दो तो अंदर पानी चिपका ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए सोने या चांदी की ग्लास में पानी पिया जाता है, ठीक है ना, ताकि इन्फेक्शन कम हो। जैसे कांची ग्लास में किसी ने पानी किया और फिर पानी को थ्रो कर दिया तो जो पानी होगा वो चिपका ही होगा, मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने पिया होगा तो वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन जैसे अगर सोने चांदी के गिलास में हम पानी पीते हैं और पानी को थ्रो कर देते हैं तो पूरा पानी ही बाहर निकल जाता है, अंदर कुछ पानी चिपका ही नहीं होता, तो इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं अगर आप थोड़ा भी इस तरीके से। यहाँ पे नो वेटिंग होता है, ठीक है ना, और अगर मर्क्यूरी को ग्लास में डालो तो भी नो वेटिंग होता है, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं इसके। दूसरा कैपिलैरिटी राइज, तो कैपिलैरिटी राइज की फॉर्मूला देखो ये मैंने लिखी है, ये कैसे क्यों होती है। जैसे अगर सपोज आप कैपिलरी को रखते हो इसमें, तो यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस एक मेनिस्कस बन जाएगा। जैसे मेनिस्कस बनेगा, ठीक है ना, तो मेनिस्कस के बीच में प्रेशर डिफरेंस होगा। प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, अभी अपन ने देखा दैट प्रेशर डिफरेंस ये 1 - 2, जो प्रेशर ये है प्रेशर आउटसाइड, ये प्रेशर इनसाइड, मतलब ये जो प्रेशर 1 - प्रेशर 2 होगा 1 और 2 के बीच में, वो होगा 2T/R, और प्रेशर डिफरेंस को हम ρg h भी लिखते हैं। तो ऐसे याद हो गया, तो आपकी ये h की फॉर्मूला आ गई, देखो 2T/ρgr, क्लियर। और ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। सो अब एग्जाम में ये याद रखना है 2T/ρgr, और अगर आप इसका ज्योमेट्री बनाते हो, अभी कोई जरूरत नहीं है ज्योमेट्री को बनाने की, तो फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है 2T cos θ/ρgr। तो दो फॉर्मूला आपको इसमें याद करनी है। तो क्यों यहाँ पे एक्यूट एंगल है, तो देखो ये हाइट राइज हो जाता है। हाइट क्यों राइज होता है, टू मेंटेन अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ऑन अ सेम लेवल। तो प्रेशर डिफरेंस मेंटेन करने के लिए हाइट राइज हो जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा इसमें कि कितना हाइट राइज हुआ। तो अगर ध्यान रखना कि ये एंगल एक्यूट है तो h पॉजिटिव होगा, और अगर ये एंगल ऑब्ट्यूज है तो h नेगेटिव होगा, मतलब हाइट विल फॉल। तो वाटर को रखा है तो हाइट राइज होगा, मर्क्यूरी को ग्लास में रखा है तो हाइट नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरा याद रखना, इसमें दो फॉर्मूला है। अगर ये फॉर्मूला आप यूज करते हो 2T/ρgr, सो दैट r इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। यहाँ पे जो कैपिटल R है वो रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, ठीक है, और जो स्मॉल r है वो रेडियस ऑफ कैपिलरी है, वो रेडियस ऑफ कैपिलरी है, दिस स्मॉल r, ठीक है ना। तो अगर एग्जाम में आपको रेडियस ऑफ कैपिलरी के फॉर्म में दिया है तो ये फॉर्मूला वैलिड है। ध्यान रखना हमेशा मेनिस्कस का जिक्र होगा फॉर्मूला में। तो यहाँ पे मेनिस्कस रेडियस ऑफ मेनिस्कस r बताता है, और यहाँ पे थीटा मेनिस्कस के बारे में बता रहा है कि मेनिस्कस का एंगल विद रिस्पेक्ट टू सरफेस थीटा कितना है। और ये जो r है, ये अगर थीटा है तो ये r रेडियस ऑफ कैपिलरी होगा, और अगर थीटा नहीं है तो ये r क्या होगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस होगा। तो इसीलिए दो फॉर्मूला याद आपको इसमें करनी है। तो आपको ये सिंपल फॉर्मूला है, क्वेश्चन वैल्यू पुट करनी है और आंसर आएगा इसमें, ठीक है। दूसरा, इसमें आपको ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं इनसफिशिएंट लेंथ ऑफ पाइप का। तो अगर मैं इस फॉर्मूला के लिखूं तो 2 कांस्टेंट, t कांस्टेंट, ρ कांस्टेंट, g कांस्टेंट, तो h और r वेरिएबल, दैट मींस अभी देखो ये हाइट तक दिया है। अगर मैं इतनी छोटी कैपिलरी रखूं तो लेवल राइज होगा और एक बड़ा सा यहाँ पे बबल बनेगा, ठीक है ना। सो इसके हिसाब से h और r चेंज होंगे, दैट मींस h into r is constant, that means h1r1 equal to h2r2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये हाइट पता है, इसका रेडियस ऑफ मेनिस्कस होगा वो लिख दिया आपने, इसका हाइट पता है h2, तो इसका रेडियस पता चल जाएगा। तो 1 2 3 4, मतलब एक पाइप तो सफिशिएंट लेंथ, एक कैपिलरी सफिशिएंट लेंथ की थी, लेकिन दूसरी कैपिलरी इनसफिशिएंट लेंथ की है। इनसफिशिएंट लेंथ की है तो वो पानी बाहर नहीं आएगा, ध्यान रखना, वो ओवरफ्लो नहीं होगा, उसके ऊपर एक बड़ा सा बबल बन जाएगा, ठीक है ना। वो बबल का रेट, क्योंकि हाइट कम है तो इसका रेडियस बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। सो ये इसको बोलते हैं ज्यूरेन लॉ। सो इस तरीके से अपन ने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, ठीक है। सो नोट डाउन कर लो इसको भी।